कहा जाता है कि इस अद्भुत ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह हैं जिन पर जीवन है। इनमें मदर वर्ल्ड नामी ग्रह सबसे पावरफुल था। कहानियों के मुताबिक मदरवुड पर एक ही खून के हजारों शहंशाहों ने एक के बाद एक राज किया। उनकी सत्ता की भूख बढ़ती गई, वो अपना दायरा बढ़ाते गए। जो ग्रह उनकी गुलामी स्वीकार करते उन्हें उनकी शर्तों पर जीना पड़ता, और जो बगावत करते उनके पूरे ग्रह को ही तबाह कर दिया जाता। पूरे ब्रह्मांड में मदर वर्ल्ड की तूती बोलने लगी थी। कोई ऐसा ग्रह नहीं बचा था जो उनका मुकाबला कर सके। तभी मामला गड़बड़ हो गया। मदर वर्ल्ड के राजा जिस दिन अपनी इकलौती बेटी आयशा को उत्तराधिकारी चुनने वाले थे, एक गद्दार ने धोखे से राजा रानी और उनकी बेटी ईसा का कत्ल कर दिया। राजा के मरते ही जो ग्रह मदर वर्ल्ड के अधीन थे वो बगावत पर उतर आए। तब बेलिसारियुस नामी एक मंत्री ने इस मौके का फायदा उठाया और तख्त हथिया कर खुद को नया संरक्षक घोषित कर दिया। जो ग्रह बगावत पर उतारू थे उसने उनको कुचलने के लिए अपने सबसे झल्लाद कमांडर एटिकस को भेजा। कहा जाता है कि बेरहम कमांडर एटिकस जंग की पैदाइश है। वो जिस ग्रह पर भी पांव रखता है उसे निगल जाता है। इसके बाद हमें स्मॉल मून के एक छोटे से गांव वेल्ट को दिखाया जाता है, जिस पर कोरा और सैम नामी दो सहेलियां खेतों में काम कर रही होती है। तभी आसमान में एक विशाल जंगी जहाज नजर आता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। कोरा तुरंत भागकर सबको आगाह करती है। घंटी की आवाज सुन गांव के मुखिया भी बाहर निकलते हैं। जंगी जहाज को अपने ग्रह पर मंडराते देख हर कोई डरा हुआ था। इतने में 2-3 छोटे जहाजों को लेकर कमांडर एटिकस यहाँ पहुंचते हैं। ये वही जल्लाद कमांडर है जिसे मदर वर्ल्ड के नए संरक्षक बेलिसारियुस ने बागियों को कुचलने के लिए भेजा था। वो यहाँ अनाज के सिलसिले में आए हुए थे। गांव के मुखिया उनसे मिलकर बताते हैं कि उनकी जमीन बंजर है। बड़ी मुश्किल से वो अपने खाने भर का अनाज उगा पाते हैं। पर यहाँ के लोगों के चमकते चेहरों को देख एटिकस को अंदाजा हो चुका था कि ये मुखिया झूठ बोल रहा है। अगले ही पल वो मुखिया की जान ले लेता है। मुखिया की पत्नी को भी मार दिया जाता है। इस डर के माहौल में गुनर नामी एक किसान सबकी भलाई के लिए आगे आता है और कहता है कि अभी फसल पकने में 9 हफ्ते का समय लगने वाला है। एटिकस कहता है कि 10 हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा, तब मुझे 10,000 बुसल अनाज चाहिए। गुनर कहता है कि हम तो मरमरा के सिर्फ 12,000 बुसल ही अनाज उगा पाते हैं। अगर 10,000 बुसल अनाज आपको दे देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पर एटिकस उनकी एक नहीं सुनता और अपनी एक सैन्य टुकड़ी यहाँ छोड़ वापस लौट जाता है। उसकी सैन्य टुकड़ी में जेसी नामक एक रोबोट भी था, जो कभी मदर वर्ल्ड के मरहूम राजा का अंग रक्षक हुआ करता था। लेकिन जब से राजा का कत्ल हुआ, जेसी और उसके भाइयों ने लड़ने से मना कर दिया। अब चाहे उनके साथ कोई कितना भी बुरा सुलूक ही क्यों ना कर ले, वो पलट के जवाब नहीं देते। जेसी तालाब के किनारे फ्रेश होने जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात सैम से होती है। सैम पूछती है कि आपके ही साथी आपको क्यों मार रहे थे। तब वो उसे अपने मरहूम राजा और उनकी बेटी ईसा की कहानी सुनाता है। बातों ही बातों में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जेसी को सैम के छूने से कुछ कुछ होने लगा था। अब रात को हमें कोरा को दिखाया जाता है, जो कि इस ग्रह से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी हागन, जिनके घर में कोरा बेटी की तरह रहती थी, वो कहते हैं कि जब 2 साल पहले तुम हमें उस जहाज के मलबे में अधमरी पड़ी हुई मिली थी, तो इसी कबीले के लोगों ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें अपने कबीले का हिस्सा बनाया, अपने दिल में जगह दी। अब जब वो मझधार में फंसे हैं तो उन्हें छोड़कर चली जाओगी। फिर भी कोरा नहीं रुकती। उसी समय कोरा की सहेली सैम वेयरहाउस पानी भरने गई होती है। तभी एटिकस के सैनिक उसे अकेला देख धर दबोचते हैं। उन्हीं सैनिकों में एरिस नामी एक अच्छे स्वभाव का सैनिक भी था, जो सैम को उन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। पर अकेला वो भी क्या ही कर पाता बेचारा, जब उसका बोस ही सबसे बड़ा झल्लाद था। तभी अस्तबल से घोड़ा निकालते वक्त कोरा के कानों में सैम के चिखने की आवाज सुनाई पड़ती है। कोरा उनसे गुहार लगाती है कि उसे छोड़ दो, जाने दो। वो कहते हैं कि आज की रात तो रंग जमने वाला है। एक के साथ एक और आ गई। तभी कोरा उनको मारना शुरू करती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका पाला किस लड़की से पड़ा है। किसी समय कोरा मदर वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कमांडर हुआ करती थी। उसने आधा ब्रह्मांड अपने जाबाजों के साथ जीत लिया था। देखते ही देखते वो एक एक को घुटनों पे ले आती है। इसी लफड़े के बीच आरिस का बोस डेमन सैम के कनपट्टी पर गन तान देता है। इतने में जेसी भी वहां पहुंचता है। डीमन उसे आदेश देता है कि गन उठाओ और इनको शूट कर दो, पर वो गन उठाकर सीधे डेमन को ही शूट कर देता है। यानी सैम का उसके साथ दोस्ती करना उसकी जान बचा गया। वहीं गांव वाले कोरा के इस रौद्र रूप को देख पूरी तरह से हैरान थे। वो सबको बताती है कि कमांडर एटिकस जिस ग्रह पर कदम रखता है उसे तबाह कर देता है। अगर जिंदा रहना है तो हमें हथियार उठाना होगा। पर ये ठहरे मुट्ठी भर किसान, मदर वर्ल्ड से लोहा लेना इनके बस की बात नहीं थी।
इसीलिए कोरा गुनर को लेकर उन जाबाजों की तलाश में निकल पड़ती है जो मदर वर्ल्ड के पैरों तले कुचले गए थे और बदला लेना चाहते थे। रास्ते में गुनर पूछता है कि तुम इतना भरोसे से कैसे कह सकती हो कि वो हमें मार देंगे, हम उनके लिए खेती भी कर सकते हैं। तब कोरा बताना शुरू करती है कि जब वो 9 साल की थी तो मदर वर्ल्ड की सेना ने उसके ग्रह पर हमला किया जिसकी कमान बेलिसारियोस के हाथों में थी। दोस्तों, ये वही बेलिसारियोस है जिसने राजा के कत्ल के बाद गद्दी हथिया लिया था, पर जवानी के दिनों में वो एक बेरहम कमांडर था। उसने कोरा के पूरे परिवार को मार डाला और उसे अपने साथ ले गया। उसने उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह की। शायद उसे किसी ऐसे की तलाश थी जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके। मदर वर्ल्ड की धरती पर ही कोरा की पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू हुई। 18 साल का होते होते उसने एक कमांडर के तौर पर सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और अनगिनत ग्रह पर कब्जा किया। पर एक चीज उसे हमेशा खटकती थी कि जिस झंडे के तले उसके ग्रह को कुचला गया, अब वो भी उसी झंडे का हिस्सा थी। इसीलिए उसे सब पता था कि कमांडर एटिकस इनके साथ क्या करने वाला है। अगले दिन ये एक एल्डेक नामी बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहीं पर गनर ने गांव के पिछले साल का अनाज एक एजेंट के थ्रू मदर वर्ल्ड के बागियों को बेचा था। वहां जाते ही पता चलता है कि जिस एजेंट से उसकी पहचान थी वो पकड़ा गया। उसके पकड़े जाते ही ये बात भी क्लियर हो जाता है कि बागियों को अनाज बेचने की वजह से ही इनका गांव वेल्ट मदर वर्ल्ड के नजर में आया। गनर ने ब्लड एक्सिस नामी आदमी के गिरोह को अनाज बेचा था, मगर ये यहाँ ब्लड एक्सिस के बारे में किसी से पूछताछ करते तो पकड़े जा सकते थे, क्योंकि ब्लड एक्सिस क्रांतिकारी आदमी था। जब से उसके ग्रह को मदर वर्ल्ड ने तबाह किया, तभी से वो बागियों का गिरोह बनाकर मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए मुंह बंद करके ये एक मयाखाने में जाते हैं, जहां पर एक उल्लू का पट्टा कोरा को छेड़ने लगता है। अगले ही पल वो उसकी नानी याद दिला देती है और वहां मौजूद लोगों से जनरल टाइटस का पता पूछती है। दरअसल महान जनरल टाइटस ने सारावू की जंग में अपनी सेना मदर वर्ल्ड के खिलाफ कर दिया था। कोरा को ऐसे ही जाबाजों की तलाश थी जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ सके। एक एलियन मकड़ी बताती है कि आखिरी बार उसे पोलक्स ग्रह के कॉलिसियम में लड़ते हुए देखा गया था। अब इनको पोलक्स ग्रह पर जाने के लिए एक शिप की जरूरत थी। यहीं पर काई नामक एक बाउंटी किलर उनकी बातें सुन रहा था। उसके पास शिप थी। वो इनको कुछ पैसे के बदले पोलक्स तक पहुंचाने का सौदा करता है। कोरा उसकी काबिलियत देख चुकी थी। वो काई से कहती है कि हम मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए जाबाजों को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। काई तो था ही बाउंटी किलर। वो झट से तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये काई के शिप पर सवार होकर सीधे पोलक्स ग्रह की तरफ चल देते हैं। रास्ते में काई एक बेहतरीन जाबाज का जिक्र करता है जो इनके काम आ सकता था। पोलक्स पर जाने से पहले ये न्यू वोडी उस जांबाज से मिलने जाते हैं। उसका नाम था तारक, जो कि कर्ज तले एक लोहार की गुलामी कर रहा था। ये उसका कर्ज चुकता कर देते हैं, मगर लोहार उसे छोड़ने से पहले एक शर्त रखता है कि अगर तारक उसके अड़ियल पक्षी को कंट्रोल कर लाइन पे ले आए तो ही वो उसे छोड़ेगा। तब तारक उस विशाल पक्षी के कानों में कुछ जंतर मंत्र फूंकता है और उसे एक राइड पर ले जाता है। ये पक्षी उसे नीचे गिराने की भरपूर प्रयास करती है, हिलकोरे मारती है, पहाड़ों से टकरा जाती है, फिर भी तारक डटा रहता है। अंत में उसे तारक का पोष मानना ही पड़ता है। लोहार खुश होकर तारक को आजाद कर देता है और बड़े शौक से पक्षी की सवारी करने जाता है, लेकिन वो अड़ियल पक्षी नीचे गिराकर उसे अपने खूंखार पंजों तले दबोचकर मार डालती है। काई तारक के जैसे ही कुछ और जाबाजों को जानता था। कोरा के कहने पर ही वो उन्हें कोबल्ट ग्रह पर ले जाता है। वहां वो नेमेसिस नामी एक तलवारबाज से मिलते हैं जो कि डैगस के गुफा में एक एलियन मकड़ी से एक इंसानी बच्ची को बचाने आई थी। वो मकड़ी के घर में जाकर उससे बच्ची को छोड़ने का आग्रह करती है। मकड़ी कहती है कि इस ग्रह पर इंसानों के बसने से पहले ये मेरा घर था। इंसानों ने प्रदूषण फैलाकर हवा में जहर घोल दिया, जिससे हमारे अंडे कमजोर होने लगे और हम विलुप्त होने के कगार पर आ गए। नेमेसिस कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर फिर भी तुम इस बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। पर मकड़ी उसकी बात न सुन उस पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उस मकड़ी से पंगा लेना बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उसके पास दर्जनों हाथ थे जिससे वो हमले पे हमला करते जा रही होती है। तभी नेमेसिस उसके एक हाथ को काट डालती है, जिससे बच्ची उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। गनर मौका देख उस बच्ची को बचा लेता है और देखते ही देखते वो महान तलवारबाज नेमेसिस उस मकड़ी का काम तमाम कर देती है और बिना खिटपिट के मदर वर्ल्ड से भिड़ने के लिए राजी भी हो जाती है, क्योंकि बहुत समय पहले मदर वर्ल्ड के सैनिकों ने नेमेसिस के बेटी को मारा था,
जिसके जवाब में उसने अधिकारियों के बैठक में घुसकर 15 अधिकारियों को काट डाला। तभी से लोग उसे महान तलवारबाज नेमेसिस के नाम से जानने लगे। दूसरी तरफ हमें उस एजेंट को दिखाया जाता है जो कि स्मॉल मून पर बागियों से अनाज बेचने के सिलसिले में पकड़ा गया था। एटिकस उससे बागियों का पता पूछता है। वो मौत के डर से बकना शुरू करता है कि पिछली बार ब्लड एक्सिस ने अपनी सेना का पेट भरने के लिए उससे अनाज खरीदा था। दरअसल दोस्तों, वेल्ट गांव के गनर ने बागियों को अपना फसल बेचा था। ये उन दोनों के बीच का दलाल था जिसे एटिकस के सिपाहियों ने पकड़ लिया। वो बताता है कि ब्लड एक्सिस शारान ग्रह के राजा लेविटिका के शरण में रहता है। अगले ही पल एटिकस इस एजेंट इस दलाल को मार बागियों को पकड़ने शरान की तरफ निकल पड़ता है। उधर काई भी सबको लेकर शरान ग्रह पर ही पहुंचा होता है। वहां वो राजा लेविटिका से मिलकर मदद की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद लेविटिका ब्लड एक्सिस के गिरोह से संपर्क कर उन्हें यहाँ बुलाते हैं। ब्लड एक्सिस के पास उसकी जंगी जहाज और पूरी आर्मी होती है। वो आते ही गनर को पहचान लेता है और कहता है, हमें अब तुम्हारा अनाज नहीं चाहिए। राजा लेविटिका के कर्म से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब कोरा कहती है कि तुमसे अनाज का सौदा करके हम बुरी तरह फंस चुके हैं। मदर वर्ल्ड की सेना हमारे घर तक पहुंच गई है। यहाँ ब्लड एक्सिस को वो दिन याद आते हैं जब मदर वर्ल्ड ने उनके संसाधनों को हथियाने के लिए उनके ग्रह को तबाह कर दिया था। ये बात याद दिलाकर वो सबको मोटिवेट करता है। आज ये स्मॉल मून के लोग भी उसी तबाही की दहलीज पर खड़े थे। इसीलिए अपने इच्छा अनुसार जो भी इस क्रांति में शामिल होना चाहता था वो उनको लेकर स्मॉल मून की तरफ चल देते हैं। जबकि ब्लड एक्सिस की बहन भी अपनी सेना लेकर जहां से आई थी वहां लौट जाती है। इनके इस ग्रह से जस्ट निकलते ही कमांडर एटिकस यहाँ आ धमकता है और शारान ग्रह पर तबाही मचाना शुरू करता है। राजा लेविटिका घुटनों पर गिरकर उससे रहम की भीख मांगते हैं, मगर बागियों को पनाह देने के लिए एटिकस राजा लेविटिका को मार डालता है। तभी एक सिपाही आकर बताता है कि कुछ और बागियों का पता चला है। अगले ही पल एटिकस राजा लेविटिका के इस शारान नामी ग्रह को तबाह कर बागियों को पकड़ने निकल पड़ता है। दूसरी ओर काय को कुछ सामान डिलीवर करना था। जंग में शामिल होने से पहले वो अपना काम निपटा देना चाहता था, जिसमें सारे लोग उसका साथ देते हैं। और जब वो उस अपंजीकृत व्यापार प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर शिप से बक्सा उतार रहे होते हैं, उसी दरमियान कोरा की नजर एक आदमी पर पड़ती है। ये वही सिपाही था जिसने स्मॉल मून के एल्डेक बंदरगाह पर उस दलाल को पकड़ा था, यानी वो कमांडर एटिकस का आदमी था। कोरा जब तक समझ पाती बहुत देर हो चुका था। काई ने उन्हें धोखा दिया। एटिकस के जहाजी आते ही ब्लड एक्सिस के जहाजों को निशाना बनाते हैं। जो बक्से इन्होंने काई के शिप से लेकर आए थे वो एक तरह का एडवांस सिकंजा था, जो पलक झपकते ही ये सब के सब उसके गिरफ्त में फंस जाते हैं। अगले ही पल एटिकस भी यहाँ पहुंचता है। वो काई के काम से काफी खुश था। यहाँ जितने भी सुरमा पकड़े गए सब के सब मदर वर्ल्ड के कट्टर दुश्मन थे। दरअसल काई कोरा को उन्हीं जाबाजों के पास ले जा रहा था जिनके सर पे मदर वर्ल्ड ने बहुत बड़ा इनाम रखा था। इनाम के पैसों से उसकी आगे की जिंदगी मौज से कटने वाली थी। एटिकस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए इनको तुरंत मारने का आदेश देता है। ये गनर को गन पकड़ा देते हैं, लेकिन वो मौका देख बाजी पलट देता है। उसके हाथों काई की मौत हो जाती है, जबकि कोरा आजाद होते ही उन पर कहर बनकर टूट पड़ती है। वहीं प्लेटफॉर्म पर जो विस्फोटक पदार्थ मौजूद था उनमें विस्फोट हो जाता है, जिसके चलते गनर को सबको छुड़ाने का मौका मिल जाता है। ये सब के सब आजाद हो जाते हैं। अगले ही पल एटिकस अपने पायलट को हमला करने का आदेश देता है। ब्लड एक्सिस के जो बचे खुचे जहाज थे वो उन पर निशाना साधता है। अगर ये शक्तिशाली जहाज कुछ देर और गोला दागता रहा तो सबकी कहानी यही दफन हो सकती थी। इसीलिए ब्लड एक्सिस एक लंबी जंप लगाकर उस शक्तिशाली शिप के पायलट को मार डालता है। साथ ही साथ वो खुद भी मारा जाता है। पायलट के मरते ही वो विशाल जंगी जहाज प्लेटफॉर्म से टकरा जाती है, जिसमें विस्फोट होते ही प्लेटफॉर्म 2 हिस्सों में बंटने लगता है। उससे पहले ही कोरा एटिकस को मारने दौड़ पड़ती है। प्लेटफॉर्म के टूटते ही दोनों एक प्लेटफॉर्म पर फंस जाते हैं, जहां पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सेम टाइम पे जनरल टाइटस और बाकी धुरंधर भी एटिकस के सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। इतने में कोरा एटिकस के हाथ को तोड़ मरोड़ देती है और उसकी छड़ी तोड़कर उसके सीने के आर पार करके प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक देती है। यहाँ सबको खत्म करने के बाद कोरा और गनर सबको लेकर स्मॉल मून पहुंचते हैं और वहां से अपने गांव वेल्ट की तरफ चल देते हैं। उधर मदर वर्ल्ड के एक शिप को कमांडर एटिकस मिल चुका था, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वो तुरंत उसे मदर वर्ल्ड पर ले जाते हैं, जहां पर उसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बचा लिया जाता है। अगले ही पल उसे मदर वर्ल्ड के संरक्षक बेलिसारियस के पास भेजा जाता है, जहां पर एटिकस बताता है कि उसने उनकी गद्दार बेटी कोरा को ढूंढ लिया था, मगर वो बच निकली। उसने और भी बागियों के साथ हाथ मिला लिया है।
बलिसारियोस आदेश देता है कि उन सब बागियों को मार डालो और मेरी बेटी को मेरे पास जिंदा पकड़ कर लाओ। उसे मैं अपने हाथों से सूली पे चढ़ाऊंगा ताकि मिसाल कायम हो सके कि अपनों से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। यहीं पर मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट अप्रैल में रिलीज होगा। आप सबको द सर्वाइवल फिल्म्स की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं।